चलिए स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल आपको हम टॉपिक पढ़ा दिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, डिफरेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का लगभग सारा टॉपिक हम लोग का खत्म हो चुका है। कुछ टॉपिक बचता है जैसे सेल, जैसे ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहला सेल, थोड़ा ज्यादा लगता है बेचारे। सेल क्या होता है? तो सेल समझता है ना। सेल तुम्हारे पास क्या है? सेल इज द डिवाइस, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच प्रोड्यूस एनर्जी, विच सप्लाइड एनर्जी किसको? टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, भले सेल एक ऐसा डिवाइस है जो मूविंग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करता है और उस एनर्जी के थ्रू वो सर्किट में मूव कर सकता है। उस एनर्जी के थ्रू मूव कर सकता है। फर्स्ट वीडियो पहले में भी दिखाया है फर्स्ट क्लास में कि जब तुम्हारे पास क्या सर्किट जब स्विच ऑन करते हैं तो तुम्हारे पास बैटरी जो है वो मूविंग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई किया, वह एनर्जी लेकर सर्किट कर रहा है। करंट जो इलेक्ट्रॉन जो रेजिस्टेंस से पहुंचा, रेजिस्टेंस को पार करते करते धीरे 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 उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। फिर दूसरे एंड पर से फिर बैटरी पास पहुंचा, फिर सप्लाई किया और आगे बढ़ते रहता है। यानी इस पूरे प्रोसेस के दौरान तुम्हारे पास मेन वर्किंग रोल, मेन कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? बैटरी। बैटरी तुम्हारे पास क्या करता है? जो एनर्जी सप्लाई करता है। साथ में ये बताया कि बैटरी का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, बैटरी में अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसके फलस्वरूप वो दो पॉइंट्स के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, जिसके कारण एक एंड को हाई पोटेंशियल बना देता है, एक एंड को लो पोटेंशियल पर। डिनोट करने का तरीका आपका ये, बस डिनोट करने का तरीका इस प्रकार से, ये आपका लो पोटेंशियल पर और ये हाई पोटेंशियल पर। अच्छा जानते हैं इस बात को। अब बैटरी कितना भी सावधानी से बनाया जाए तो उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो डेवलप हो ही जाता है। अगली बात, जिसके कारण जो उसका एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जितना उसका ईएमएफ है वो उसके बराबर वो पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर पाता है। अगली बात मैंने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप उसके अंदर ही हो जाता है जिसके कारण वह पोटेंशियल जो डिफरेंस प्रोड्यूस कर पाता है दो एंड्स के बीच में वो उसके ईएमएफ के तुलना में कम, जिसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। V बराबर E माइनस आई आर, जो सर्किट में ज्वाइन करने के बाद जो बहता हुआ करंट पर डिपेंड करता है, केवल R पर नहीं I पर भी डिपेंड करता रहता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी बस यह आपका EMF। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी तरह का सेल। अडिगा सेल का टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए ग्रुपिंग ऑफ सेल कि अगर मान लो कहीं पर हमको एक छोटा सा बैटरी लाया, उससे वोल्ट से काम नहीं चल पा रहा है तो हमको बहुत सारा बैटरी की जरूरत पड़ता होगा, एक साथ बहुत सारा बैटरी। अब हम लोग का ये बात कर रहे हैं कि जब हम सेल लाते हैं बहुत सारा, जो उनको जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं तो जोड़ा कितना तरीका से जा सकता है और क्या फायदा होता है, हम लोग उस समय क्या करंट मिल पाएगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल पाएगा, कितना रेजिस्टेंस होगा, हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक बस, तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक बारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल का बात करें तो सेल तीन तरह से जोड़ा जा सकता है। आप भी जानते होंगे, याद करो मेरे साथ, सेल को जोड़ने का तीन तरीका कौन कौन? एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा मिक्स कॉम्बिनेशन। ये तीन तरीका से सेल को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बस अब बारी बारी जानते होंगे। देखो पहला आपका सीरीज कनेक्शंस। तो सीरीज कनेक्शन में क्या जोड़ते हैं जानता है? अरे सीरीज रेजिस्टेंस जैसा था उस तरह का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे ये देखो इस तरह का, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने का तरीका माने बैटरी का एक एंड दूसरे बैटरी के एंड से जुटा हुआ है, उस बैटरी का सेकंड एंड तीसरे के फर्स्ट से जुटा हुआ है, इस तरह के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बस इतना ही है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, बस तरीका अगर डिफिनेशन रेजिस्टेंस में जाओगे तभी भी वही कर सकते हैं कि एंड पर पोटेंशियल का पेयर अलग है, यहाँ पर अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यानी इसके लिए ये दोनों, इसके लिए ये दोनों, इसके लिए ये दोनों, और हर एंड का पोटेंशियल का मान अलग। अब अगर मान लेते हैं कि इसका नेट ईएमएफ क्या होगा, जैसे इस कॉम्बिनेशन को अगर मान लो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ आप जोड़ दें, रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दें तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के द्वारा नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा और साथ में नेट करंट कितना बहाएगा। इस टॉपिक को आप जानते होंगे। ठीक, बस अगर केस को बात करते हैं, इसमें फर्स्ट केस नंबर 1 कि सब का सब बैटरी एक जैसा है, ई और आर सब एक जैसा है, ई और आर अड़ी बस ई और आर देखो ऐसा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो, इस पूरे कॉम्बिनेशन ठीक, बस क्या होगा देखो, यहां पर तुम ध्यान से पोटेंशियल का पहले ईएमएफ का बात करते हैं, यहां पर अगर जीरो है, यहां पर जीरो है तो यहां पर कितना रहा होगा, ई जुड़ गया, ई जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो ईएमएफ जुड़ जाता है,
सो यहाँ पर अगर 0 तो यहाँ पर केवल ई से एक और यहाँ बढ़ गया तो 2e, 3 को पार किया 3e, 4 को पार किया 4e। ऐसा ऐसा मान लो के बाद डॉटेड दिखा रहे हैं, बहुत सारा बैटरी है, n बैटरी है, n बैटरी जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर n बैटरी जुटा हुआ है, n बैटरी, ठीक बात। देखो यहाँ से बढ़े तो एक ही, दूसरा पार किया 2e, तीसरा पार किया 3e, 4e, अगर n पार कर गए तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, ne। तो यही इसका टोटल ईएमएफ हो जाता है। टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो ne। अब रेजिस्टेंस को तुम ध्यान से देखो, सब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, सीरीज में जुटा हुआ, सीरीज तो एकदम पक्का दिमाग में बैठा हुआ है। सो बता टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बस इस स्थिति में टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज NR। मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटाकर आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना हो गया, Ne, और एक सिंगल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, NR, और ये आप इस तरह से बिहेव कर सकते हो। अब तो करंट आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस करंट निकाल लो कि चॉप लॉ के मदद से या टोटल ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस के मदद से निकाल लो। I बराबर क्या हो जाएगा, Ne डिवाइड बाय NR प्लस R, ये आपका टोटल करंट्स। बताओ ये टॉपिक समझ में आ रहा है, बस छोटा सा चीज है, सीधे सीधे। अब बाय द वे मान लेते हैं कि केस नंबर 2 ये सब अलग अलग रहे, E3, E4, E5, ये तुम्हारे पास सब अलग अलग रहे, तो क्या हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, R4, E1, E प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इस तरह से आ जाएगा। पर थोड़ा मेहनत करवा देगा, समेशन ऑफ E1 नहीं, समेशन ऑफ E, मतलब सबका ईएमएफ जोड़ दिए। इसी तरह से रेजिस्टेंस में क्या होगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिए। सो इसमें तुम्हारे पास करंट भी तुम्हारे पास वही इस तरह से आ गया, Ne डिवाइड बाय R प्लस N, ठीक है, माने समेशन ऑफ E, और ये हो गया समेशन ऑफ R, समेशन ऑफ स्मॉल r, और इससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हो ना, कोई दिक्कत ना होगा, सीरीज में जुड़ रहा है। यही चीज बाय द वे मान लो अगर तुम्हारे पास केस नंबर 3 सीरीज में, केस नंबर 3 अगर कुछ बैटरी उल्टा हो, तो अगर ये वाला बैटरी उलट जाए कैसा हो जाए, अड़ी बस एक दो और पलट जाए, जैसे कुछ बैटरी पलट गया है, E3 है, अड़ी बस E4 है, तब क्या होगा, तुम सोच के देखो। यहाँ 0, ध्यान देखो 0 यहाँ बढ़े तब प्लस E1, यहाँ बढ़े तो प्लस E2, उल्टा जाना पड़ा तो माइनस, ठीक है, माइनस E3 माइनस E4, इस प्रकार का। मतलब तुम्हारे पास केवल उल्टा जोड़ दिया जाए तो ईएमएफ का जो उल्टा जुटा होगा वो माइनस हो जाएगा। यानी कि हम टोटल ईएमएफ को ऐसा बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेम पोलरिटी वाला टोटल ईएमएफ को अगर हम लिखे, टोटल ईएमएफ अगर हम लिखे तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये आपका, ठीक है, राइट वर्ड, और ये आपका लेफ्ट वर्ड, ये अपोजिट वाला, और ये सेम डायरेक्शन वाला जोड़ दिए, कभी घटा दिए। हाँ, रेजिस्टेंस से बताओ, समझ रहा, जैसे मान लो इक्वल भी रहा या अनइक्वल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसी पर जोड़ देना, क्वेश्चन हो जाएगा। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो इंटर बैटरी को उससे कोई मतलब नहीं, बैटरी का इंटर रेजिस्टेंस को उससे कोई मतलब नहीं कि पोलरिटी सीधा या सीधा, ये आपका सीधे समेशन R। ना करंट्स का वैल्यू बात कर रहे, तो करंट तुम्हारे पास टोटल ईएमएफ मतलब ये वाला ई सेम डायरेक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन का ईएमएफ, बस, और ये हो गया डिवाइड बाय R प्लस ये आपका R। लो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो करंट निकल जाएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इससे ज्यादा कोई केस हो नहीं सकता, वो सारा का सारा आपको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, सारा का सारा ऐसे डिस्क्राइब करते हुए निकाल लीजिए। एकदम सिंपल सा ऑब्जेक्टिव 12th में भी फिट हो गया होगा। जैसे तुम्हारे पास क्या देगा, 24 सेल है, ऐसा देगा 24 सेल है जिसका प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1/2 ओम, ठीक, बस, ठीक है। उनको एक सीरीज में जोड़ा गया, कुछ को सेम पोलरिटी, कुछ को अपोजिट पोलरिटी से। अगर उस कॉम्बिनेशन को अगर हम 5 ओम एम्पेयर से करंट जोड़ दें, 5 एम्पेयर के साथ जोड़ दें, तो तुमसे यह पूछा जाएगा कि अगर उस सर्किट में बहता हुआ करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, तो बताइए कितना सेम पोलरिटी, कितना अपोजिट पोलरिटी, तो बताओ, नहीं जोड़ लेगा। जैसे मान लो अगर दे देगा 25 है तो टोटल 25, उसमें सेम पोलरिटी वाला मान लेते हैं X, तो
ये वाला x हो गया तो पॉजिटिव वाला कितना हो गया 25 माइनस एक्स, दोनों का संख्या मिल गया और उसके बाद से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये पहला केस। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अड़ेगा सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। अड़ेगा ये आपका आया पैरेलल कनेक्शंस। तो पैरेलल कनेक्शन में 2-3 केस आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें भी देखो ऐसा, अगर तुम्हारे पास सेम पोटेंशियल्स का सेम नेचर का बैटरी है, अड़ेगा सेम पोलरिटी के साथ पैरेलली जोड़ दिया गया है, ये देख लो, ये आपका सेम पोलरिटी के साथ जोड़ दिया गया, बहुत सारा है, अड़ेगा डॉटेड डाल दिए, ऐसा ऐसा जोड़ दिया गया है, ठीक है, इस तरह से जोड़ दिए, पैरेलल जोड़ दिए, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को किसी बैटरी कैपिटल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया गया, अड़ी बस। तो अब आपसे पूछे, देखो सबका सेम पोलरिटी, केस नंबर 1 सेम पोलरिटी का है, सेम नेचर का बैटरी है, मतलब सेम आइडेंटिकल सेल है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, आर आर और आर, ऐसा ऐसा एम रो जोड़ा हुआ है, एम रो है। तो बताइए इस केस में आपका टोटल ईएमएफ कितना आएगा, टोटल करंट कितना आएगा, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ध्यान से, क्योंकि ताकत बराबर इंड पर, इसके इंड पर पोटेंशियल यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 और ई, ये वाला भी वही करेगा, ये वाला भी वही करेगा, मतलब ये अगर पैरेलल में जोड़ दें तो नेट ईएमएफ में कोई तरह का अंतर नहीं आएगा। 2 जोड़े या 5 जोड़े या 25 जोड़ दें, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई का नेट ईएमएफ ई, संख्या पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का बात किया जाए, नेट रेजिस्टेंस, तो इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल जोड़ा हुआ है, तो पैरेलल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1/r 1/r 1/r, ऐसा ऐसा m टाइम जोड़ेंगे, तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो स्मॉल r/m। और अगर हम करंट का बात कर रहे, अड़ेगा करंट का बात करो तो नेट ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस क्या हो गया r प्लस r/m, अड़ेगा r/m, और इसके आधार पर आप करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन में हो गया सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन। केस नंबर 1, जब आइडेंटिकल सेल जुटा हुआ है, मान लो इसमें से कुछ नॉन आइडेंटिकल सेल्स है, मतलब सब नॉन आइडेंटिकल सेल है, E1 R1, E2 R2, या R1 E2, अड़ेगा R2, E3 R3, और तब क्या हो जाएगा ऐसा ऐसा EN RN, अगर सब नॉन आइडेंटिकल नहीं है, अड़ेगा इस केस में तुम्हारे पास कैसे निकालेंगे, तब तुम्हारे पास डायरेक्ट निकालने का तरीका नहीं है। तो सोचो, पहला ब्रांच सर्किट जोड़ देंगे तो पहला ब्रांच में I1 बहा, दूसरे में I2 बहा, तीसरे में I3 बहा, चौथे में I बहा, और सब मिलकर, ठीक है, इधर दिखा देते हैं, ये देखो ऐसा ऐसा दिखाते चले, ठीक है, ये I4 बहा, और सब मिलाकर यहाँ पर जब पहुंचेगा तो कंबाइंड होकर क्या दे रहा है I। मान लेते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन आया, ठीक है बात। तो ओम्स लगाओ, ओम्स लगाओ, पहला लूप में ऊपर ऊपर, इस लूप में ध्यान देना, इसका कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से चला, यह बैटरी को पार किया, तो ये हो गया E1, अटिक बस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 था, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 पार किया तो माइनस R1, और ये बाहर चला, बाहर कैपिटल I स्मॉल, देखो ये I1 था और यहाँ पर पहुंचा, दिस इज IR, माइनस IR बराबर 0, माइनस IR बराबर 0। तो क्या आप इससे I1 का मान निकाल सकते हैं, I1 बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज E1 माइनस IR डिवाइड बाय R1। क्या इसी प्रकार से आप सेकंड के बारे में सोच सकते हैं, तो आप सेकंड निकालिएगा तो आएगा I2 बराबर E2 माइनस I, अड़ेगा ये हो गया आपका R और बाय R2। I3 निकालिएगा तो E3 माइनस IR डिवाइड बाय R3, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते अगर IN निकाल दीजिएगा तो EN माइनस IR और बाय RN, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पूरा को जोड़ दीजिए, सिंपली जोड़ दो, I1 I2 I3 IN मिलाकर I, लेफ्ट साइड तो I आ गया, और राइट साइड तेरे पास क्या हो गया, दिस इज E1 बाय R1, देख लो E1 बाय R1, और ये हो जाएगा दिस इज IR बाय R1, अड़ेगा प्लस E2 बाय R2 माइनस IR बाय R2, और डॉट 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 करते हुए इस तरह का निकाल लेना, ठीक है। बस इसको मिटा देते हैं, जगह चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, देखो ये आपका फाइनल I बराबर
E1 बाय R1। ठीक है बस, करेक्ट करो सबका फर्स्ट टर्म एक साथ, सबका फर्स्ट टर्म एक साथ क्या आ जाएगा, दिस इज E बाय R1, दिस इज E बाय R2, E बाय R3। ऐसा करेक्ट करते करते सारा टर्म एक साथ, सो क्या आ जाएगा, दिस इज E बाय E1 E2 E3, ऐसा था ना, En और Rn। लो याद हुआ, ठीक है। और सेकंड वाला टर्म एक साथ कलेक्ट करो, सब में ऊपर में आई आर है ना, सब में ऊपर में आई आर है, आई आर, और नीचे में तेरे पास क्या हो गया, नीचे में तेरे पास था 1 बाय R1, 1 बाय R2 डॉट 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 1 बाय Rn। तो क्या इससे आप आई का वैल्यूज, तो देखो आई एक तरफ लाओ, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, आई एक तरफ, क्या बचेगा R प्लस दिस इज 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3 और 1 बाय Rn। ठीक बस, अब बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा, दिस इज E1 बाय R1, E2 बाय R2, ठीक है, En बाय Rn, और ये आपका रिजल्ट। सो आई का मान क्या हो जाएगा, आई बराबर दिस इज E1 बाय R1, E2 बाय R2, ऐसा, और नीचे हो गया R, और ये हो गया 1 बाय R1, 1 बाय R2 और ये हो गया 1 बाय Rn। अब तुम देख सकते हैं, तुमको सुविधा के लिए ये वाला फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर आया, इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ E1 बाय R1, और ये वाला जो फैक्टर आया R प्लस समेशन ऑफ 1 बाय R, ठीक है, E बाय R कह सकते हैं, ये बार R कह सकते हैं। इस फैक्टर को हम लोग कह सकते हैं नेट ईएमएफ। अड़ेगा उस कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, तो E बाय R प्लस E बाय R, ठीक है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 एंड सो ऑन। और ये आपका हो गया नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका रोज के अगर पैरेलल में जोड़ा हुआ है, अलग अलग पोलरिटी का हो, अलग अलग स्ट्रेंथ का हो, तो आप नेट, ये आपका नेट ईएमएफ, ये आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये करंट का वैल्यू, और करंट का वैल्यू बराबर हो जाएगा। बस कभी आपसे पूछ दे नेट ईएमएफ तो निकाल देंगे, कभी आपसे पूछा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस तो निकाल ले सकते हैं इस फॉर्मूला से, कभी करंट पूछा तो ये निकाल लेंगे। तो ये केस नंबर 2। अब अगर केस नंबर 3 को डिस्क्राइब करें, 3 नंबर में क्या रहेगा, कुछ सीधा कुछ उल्टा, कुछ सीधा कुछ उल्टा, तो सब कुछ वही है, कुछ सीधा कुछ उल्टा अगर आपको जोड़ने का रहेगा, तब तुम्हारे पास क्या होगा, बस केवल करंट्स का ये पोलरिटी अपोजिट होता है, केवल कुछ पोलरिटी अपोजिट। तो हम बना नहीं रहे केस नंबर 3, माने कुछ सीधा कुछ उल्टा, समझ लो बढ़िया से, कुछ सीधा और कुछ उल्टा बैटरी जुटा रहेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो करंट का वैल्यू हो जाएगा, ऐसा कर दें जैसे कुछ सीधा E बाय R है, ये आपका सेम वाला, सेम डायरेक्शन, और ये आपका E बाय R, ये अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज R, और ये हो गया समेशन ऑफ 1 बाय R, और इससे आप करंट निकाल सकते, जो पहला केस में डिस्क्राइब किए थे लगभग वही चीज, ये आपका करंट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये आपका 2 कॉम्बिनेशन हो गया, एक सीरीज और एक पैरेलल। अब आपका एक और टॉपिक आपको दिखाना था, कॉम्बिनेशन में एक और टॉपिक है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। तो आइए, तो टॉपिक में आप मिक्स कॉम्बिनेशन, देखो मिक्स कॉम्बिनेशंस बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन अभी आपका सिलेबस के हिसाब से अगर मिक्स कॉम्बिनेशन में केवल हम लोग को तब पढ़ना है जब एक सेम स्ट्रेंथ का, सेम माना आइडेंटिकल बैटरी जुटा हुआ है, कुछ रो और कुछ कॉलम के रूप में, कुछ रो और कुछ कॉलम के रूप में, ठीक है। ये देखिए कुछ रो और कुछ कॉलम के रूप में, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा m रो माने n कॉलम है, 1 2 3 ऐसा करके n कॉलम, मतलब प्रत्येक में n बैटरी जुटा हुआ है, n बैटरी जुटा। यहाँ पर आइडेंटिटी वाला केस वाला ही आपको स्टडी करते रहना है। ये देखिए ऐसा डॉट 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 इस तरह का आया, ये आपका ऐसा ऐसा m रो है, ऐसा ऐसा m रो आपके पास आ रहा है, ठीक, बस इस कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ही कहलाता है मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसी को रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया तो आपका मिक्स कॉम्बिनेशन कहला रहा है। सबका स्ट्रेंथ कितना है, E और R आइडेंटिकल सेल्स है, m रो, ठीक है, n कॉलम है और m रो है, टोटल कितना बैटरी हो जाएगा, m गुना n सेल इस प्रकार से जुटा हुआ रो और कॉलम में, तो इस तरह के अरेंजमेंट को कर सकते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को कर सकते हैं आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। तो बड़ा इसका नेट ईएमएफ आप भी निकाल सकते हैं, मेरा जरूरत नहीं है,
पहले समेटो, जैसे हम लोग सीढ़ी और पैरा दोनों तो पहले सीढ़ी को समेटते हैं ना, समझो इसको समेट ले। ई है, ई अभी हम पीछे पढ़ाए हैं कि अगर आइडेंटिकल हो एक जैसा जोड़ दें तो सीधे क्या हो जाएगा, एन ई, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर। मतलब इस पूरे को हटाकर हम सिंपल ये लिख सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? ये दूसरा, इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी हटा दें तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एन ई हट गया, एन ई, और ये हो गया एन आर। इस तरह से अगर हम टोटल को हटाते चले जाएं तो ये आपका लास्ट वाला डॉटेड है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज एन ई आर बटा में बटा करें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का सेट हो गया, देख लो। अब बताओ, अब स्थिति क्या है, अब ये आइडेंटिकल सेल्स है लेकिन पैरेलल में जुटा हुआ सेम पोलरिटी के साथ, सेम पोलरिटी के साथ, तो क्या अब नहीं सोच सकते, अभी जस्ट दिखाए थे कि अगर पैरेलल में जुड़ते हैं तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं जिसका ईएमएफ में कोई अंतर नहीं, एनी है तो उसका भी एनी, हाँ एम रो है, एम रो था, एम रो था, तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो एन आर बाई एम लीजिए। और अब तो ये बच्चा लेवल में सेट हो गया, ठीक है बस। तो नेट ईएमएफ इतना, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, तो क्या आप करंट का मान निकाल सकते हैं, तो एन ई डिवाइड बाई एन आर बाई एम प्लस आर। तो ये आपका तीसरा पोजीशन, ठीक बस। क्या अगर आपका मिक्स कॉम्बिनेशन होगा तो नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल करंट कितना सर्किट में बहेगा, हो जाएगा बस। इस टॉपिक में एक थोड़ा एडिशनल सिचुएशन दिखाना है कि किस परिस्थिति में ऐसा कॉम्बिनेशन मैक्सिमम करंट दे सकेगा, किस सिचुएशन में मैक्सिमम करंट दे सकेगा। तो देखिए ये आप पढ़े हुए होंगे, खैर आपको हम याद दिलाते चले, एन ई डिवाइड बाय एन आर और बाई एम प्लस आर है। देखो ऐसा अगर तुम इसको मैथमेटिकली डील करोगे तो इसका एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ, तो एम एन ई और ये हो गया 10 एन आर प्लस कैपिटल एम आर। अब इसको सेट करो, दिस इज एम एन ई और बड़ा में 10 एन आर रूट अंडर का होल स्क्वायर, ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, रूट अंडर एम आर का होल स्क्वायर। अड़ी बस टू कहां से आ गया, टू सॉरी अड़ीगा, इसको डिस्कस करें। अब अपने से जोड़ दो 2ab, ये अपने से जोड़ रहे, देखो ध्यान से। अब मैथ कर रहे ना, मैथ, दिस इज एन आर और ये हो गया आपका एम आर प्लस 2 एन आर और ये हो गया दिस इज एम आर, ठीक है, एन आर और ये एम आर सही सकते हैं बस, पहचानो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो क्या हो जाएगा, दिस इज एम एन ई और बटा में 10 एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर और ये वैल्यूज क्या हो गया, 2 एम एन कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्या ऐसा लिख सकते। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू मैक्सिमम का सिचुएशन हम लोग को पढ़ना है कि किस परिस्थिति में करंट अपना मैक्सिमम रिजल्ट देगा। तो बोला आई का वैल्यू मैक्सिमम का हो सकता है, तो ध्यान से देखो, आई एम फिक्स है, एम रो एन रो, अरे एम अकेला फिक्स है नहीं, एम गुना एन फिक्स है। मान लो 24 सेल दे दिया, बोला कि 24 सेल को कैसे जोड़े, कैसे जोड़ सकते, 24 को पैरेलल सीरीज में जोड़ सकते हैं, 12 2 का बना सकते हैं, 8 3 का बना सकते हैं, 6 4 का बना सकते हैं, तो कैसे जोड़े ताकि मैक्सिमम करंट दे, ठीक बात। तो एम गुना एन कितनों बनाएंगे, 8 3 बनाएंगे तो भी 24 आएगा, 12 2 बनाएंगे तो भी 24 आएगा, 24 और 1 बनाएंगे तो भी, तो ये तो फिक्स है। ई आपका एसएल का रेजिस्टेंस फिक्स, यहां पर तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास देखो यहां भी ये वाला फिक्स है, ये फिक्स है, यानी ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, बचा केवल ये वाला। आई का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है, कोई भी मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स ये वाला मैक्सिमम कब, जब नीचे वाला मिनिमम, ये फिक्स है, ये फिक्स है, यानी ये वाला अपना मिनिमम। कोई भी स्क्वायर रूट का मिनिमम, कोई भी स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां जाता है, डोमेन चलता है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। सो बोला आई का वैल्यू मैक्सिमम, आई मैक्सिमम कब, व्हेन, आई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, व्हेन, क्या सिचुएशन होगा कि 10 फैक्टर 10 स्क्वायर रूट 10 एन आर माइनस एम आर और दैट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि एन आर बराबर क्या हो गया, दिस इज एम आर। सो रेशियो आ गया कि रो और कॉलम का जो रेशियो होगा वो आर और कैपिटल आर के रेशियो के बराबर। अगर कॉम्बिनेशन को जोड़ते समय आप इस रेशियो का ध्यान रखिएगा तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मैक्सिमम करंट दे सकेगा, ठीक
ठीक है, इतना ही काफ़ी है। फिर हम लोग क्वेश्चन आपको हम भेजेंगे, आप उसको बनाइए, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।